हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जैन नेगी मैथमेटिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। उत्तराखंड प्रवक्ता गणित का पेपर दोस्तों फाइनली हो चुका है। 5 जुलाई को दोस्तों इसका एग्ज़ाम था। फर्स्ट पेपर दोस्तों हमारे पास पहुंच गया था। हमने आपको इसको दिखाया भी था कि किस तरह का दोस्तों क्वेश्चन पेपर आया था, और थोड़ा बहुत दोस्तों उसका आपको हमने आंसर की भी दोस्तों दिखाई थी। हालांकि दोस्तों अभी फुल सॉल्यूशन हमने अपलोड नहीं किया है, जल्दी दोस्तों उसको भी अपलोड हम कर देंगे। फिलहाल दोस्तों आप में से काफ़ी लोग क्यूरियस होंगे कि जो सेकंड पेपर है वो किस तरह का था। मेरे को लगातार मैसेज आए थे कि सर इस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाइए, इसकी आंसर की डालिए। लेकिन दोस्तों मैं भी इस समय पर काफ़ी व्यस्त हूँ। मैं भी अपने स्टेशन से दोस्तों भी फ़िलहाल बाहर हूँ, और मैं अभी फ़िलहाल अपने जो कार्यस्थल है दोस्तों वहाँ पर अवेलेबल नहीं हूँ, तो जिस कारण से थोड़ा मुझे लेट हो गई इस वीडियो को बनाने में। हालांकि द्वितीय प्रश्न पत्र को मैंने पूरा देखा है, और दोस्तों ये कैसा है इसके बारे में दोस्तों हम वीडियो में चर्चा करेंगे। तो कैसा आया है सेकंड पेपर और इसके आंसर की, और क्या था पेपर का लेवल, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों हमारे पास पहुंच चुका है उत्तराखंड प्रवक्ता गणित का सेकंड पेपर। ये भी दोस्तों आपका 150 मार्क्स का पेपर था। ये इसमें कुल मिला के 150 दोस्तों क्वेश्चंस थे, और 3 घंटे का दोस्तों इसमें समय दिया गया था। सही उत्तर के लिए 1 मार्क्स था, और गलत उत्तर के लिए दोस्तों माइनस में 0.25 मार्क्स आपका कट जाएगा। ठीक है, तो एक बार जरा से इस पेपर को यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर अब सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन दोस्तों दिख रहा है, और इसमें दोस्तों आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जैसे कि ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, और आपको क्या करनी है दोस्तों, इसकी डुअल प्रॉब्लम दोस्तों निकालनी है। आपको अगर याद होगा तो हमने जस्ट एग्ज़ाम से एक दिन पहले वीडियो अपलोड करा था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि डुअलिटी को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। उससे भी दोस्तों आपके क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो साइन हमेशा लेस होना चाहिए। तो देखिए जैसे यहाँ पर लेस है तो यहाँ पर लेस नहीं है, तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करके लेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद जैसे आपकी जो प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है तो वो मिनिमाइजेशन की हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर देखिए किस तरह से होना था कि ये वाला जो टर्म होते हैं यानी कि 8 माइनस 11 14, ये दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, और यहाँ पर डुअल वेरिएबल आ जाएंगे। तो कुछ नहीं करना था, जैसे 8 है माइनस 11 है 14 है वो यहाँ पर आ गए देखिए, और इस तरह से दोस्तों बन जाता। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना बहुत आसान था। ये वाले जो टर्म्स है वो यहाँ चले जाते, और ये जो 8 माइनस 11 और जो 14 है वो ऊपर चला जाता। तो आप इसको चुटकियों में, सेकंड में दोस्तों आप इसको कर सकते थे। ऐसी देखिए ग्राफिकल मेथड इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर। ध्यान रखना दोस्तों कि जो ये ग्राफिकल मेथड होती है इट इज़ ओनली एप्लीकेबल विद द 2 वेरिएबल, क्योंकि 2 वेरिएबल का दोस्तों जो ग्राफ बनाना आसान होता है, लेकिन जहाँ से 2 से ज़्यादा हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसका ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए फिर हम सिंप्लेक्स मेथड का दोस्तों हम क्या करते थे, यूज़ करते थे। ठीक है, इसके बाद देखिए जो स्लैक वेरिएबल होते हैं, आपको याद होगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो लेस अगर है तो उसको इक्वलिटी बनाने के लिए हम स्लैक वेरिएबल को दोस्तों क्या करते थे, ऐड करते थे। तो ये नॉन नेगेटिव होते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव और साथ साथ जीरो भी दोस्तों हो सकते हैं, तो नॉन नेगेटिव इसका सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों आपको याद होगा कि लास्ट दिन हमने जो वीडियो डाली थी उसमें ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका आया था। देखिए उसी से संबंधित था कि देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर आपका जो फिजिबल रीज़न है, और यहाँ पर ये आपको इसको मैक्सिमाइज़ करना है, और ये रीज़न आपको दिख रहा है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा दोस्तों क्या है, फिजिबल रीज़न है। इस फिजिबल रीज़न में अगर आप कॉर्नर पॉइंट देखें, ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट, इन 4 पॉइंट्स में दोस्तों ये अपने आप को मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करेगा। तो अगर आप देखें तो ये 2 पॉइंट पे, इस दोनों पॉइंट पे z की जो वैल्यू है वो आपकी 180 आती है। ठीक है, वो उस पर क्या आती है, 180 आती है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 2 पॉइंट हैं जहाँ पर आपकी सेम वैल्यू आ रही है, तो उसको मिलाने वाली जो लाइन है उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स पे दोस्तों जो वैल्यू होगी वो सेम आएगी। और इसी पर दोस्तों आपका क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईच पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी इन द लाइन सेगमेंट। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन था, आर्ग्यूमेंट ऑफ z-3 अगर आपका π/2 है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z-3। देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z-3 अगर π/2 है तो इसका मतलब यही है कि अगर मैं z को अगर मैं क्या मानूँ, देखिए x + iy मानूँ, तो यहाँ से ये हो जाएगा x-3 + iy। अब इसका जो आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या होता है दोस्तों, y/x-3, वो भी tan इनवर्स में, और इसकी वैल्यू है π/2। इसका मतलब ये इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब जो x-3 है वो क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। इसका मतलब x की वैल्यू दोस्तों आपकी क्या आ गई, 3 आ गई। ओके, और अगर आपकी x की वैल्यू 3 आ गई तो यहाँ से z की वैल्यू आपकी 5 है, यानी कि x² + y² बराबर आपका कितना है,
5 का स्क्वायर यानी कि 25 का 25 होगा, तो x का स्क्वायर यानी कि 9, तो y बराबर दोस्तों आपका कितना आ जाता है दोस्तों, यहाँ से 16 दोस्तों आ जाता है। उसके बाद आपको मॉड ऑफ z माइनस 3 निकालना था, यानी कि सिंपली x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ से y का स्क्वायर रूट निकालना था, बेसिकली 4 आ जाता, तो डायरेक्टली आप इसको इस तरह से कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन से संबंधित क्वेश्चन भी है। जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास एक इक्वेशन है जिसके रूट मान लेते हैं अल्फ़ा है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, इसका रूट मान लेते हैं अल्फ़ा है, तो आपको ऐसी इक्वेशन निकालनी जिसका रूट होगा आई अल्फ़ा। यानी कि आपको करना क्या था, मतलब कि आपको सिंपली जैसे अगर मान लेते हैं अगर रूट एक्स है तो आई एक्स बनाना है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर देखिए आई एक्स मान लेते हैं कि इक्वेशन होगी वाई, यानी कि एक्स की जगह पे वाई अपॉन आई लिखना था, ठीक है। ये जो टेक्निक थी थ्योरी ऑफ इक्वेशन बताते हैं कि भैया मान लेते हैं अगर आपके जो रूट्स हैं अगर वो एक्स हैं तो ऐसी इक्वेशन निकालो जिसके रूट 1 अपॉन एक्स हो, तो आप इसको इस तरह से भी ले सकते थे। अगर रूट अल्फ़ा है तो आई अल्फ़ा के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्स की जगह पे वाई अपॉन, मतलब कि आपने रूट को एक्स से आई एक्स बनाना है, तो इसका मतलब है कि आपको आई एक्स बराबर वाई मानेंगे और एक्स की जगह पे वाई अपॉन आई रख देंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना था, इसकी जगह पे वाई अपॉन आई रख देते तो हो जाता वाई स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन आई प्लस 1 बराबर 0। सो यहाँ से ये हो जाता वाई स्क्वायर एलसीएम लेके प्लस आई वाई माइनस प्लस आई स्क्वायर बराबर 0। तो आप इसको x की जगह पे x अपॉन आई लिख दो या सिंपली y की जगह पे x लिख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस आई एक्स और आई स्क्वायर क्या होता है -1। तो ऐसे करके दोस्तों बन जाती, ये ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत आसान है दोस्तों, इसमें सिंपली क्या करना था, इसका मॉड लेना था, 4 आ रहा था और देख सकते हैं दोस्तों कि ये कौन से क्वाड्रेंट में माइनस प्लस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो पाई माइनस दिस इज़ पाई बाई 3, सो 2 पाई बाई 3 इसका आर्ग्यूमेंट हो जाता, आसानी से निकाल लेते। इसके बाद देखिए मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है। देखिए क्या था कि यहाँ पर ये ओरिजन है, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3,4 यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है, मान लेते हैं, और इसका सर्किल ये था, तो इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस दोस्तों निकालनी थी। तो अब इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है दोस्तों कि अगर वो यहाँ पर होगा, ठीक है, यानी कि बेसिकली ये अगर डायमीटर है तो इस डायमीटर का कॉर्नर पॉइंट, ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकती थी। आपने क्या करना था, ये डिस्टेंस निकालते और इसमें रेडियस को ऐड कर देते, ठीक है। तो आपको पता है ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा 5, ये 5 हो गया, और ये कितनी रेडियस कितनी है 2 है, क्योंकि रेडियस टोटल डायमीटर 4 है ना, रेडियस यहाँ पर 2 है, तो 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया, तो इस तरह से 7 निकाल लेते, ठीक है। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन है दोस्तों, बड़े आसान से क्वेश्चन है, इसको तो बहुत आसानी से आप कर लेते। तो यहाँ पर देखिए इसको मिलाना था, तो 9th का दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए nth रूट्स ऑफ यूनिटी, तो दोस्तों अगर जैसे आई है तो 1 की पावर 1 अपॉन एन है, दोस्तों हम जानते हैं 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं दोस्तों ई की पावर में आई, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं I0 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि cos 0 प्लस आई, पर इसमें क्या करेंगे 2n पाई को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ई की पावर में हम क्या करते हैं, इसमें 2m पाई को दोस्तों हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो लास्ट में दोस्तों क्या आता है, ई की पावर आई पाई बाई एन करके आता, ठीक है, मतलब इसका जो कॉमन रेशियो वो इस तरह से निकल के आता ना। तो ये इसमें तरीका रहता है, मतलब सिंपली आपने क्या करना था, ये हो जाता है ई की पावर I0 एंड इसमें हम ऐड करते हैं 2m पाई एंड इसके बाद इसका डिवाइड कर देते हैं n से, ठीक है। सो ई की पावर में I 2 पाई बाई n की पावर हो जाता है m। सो दिस इज़ द कॉमन रेशियो, क्योंकि JP बनती है ना, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन स्क्वायर रूट इसका निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना तो कितने बार दोस्तों आता है, इसके लिए शॉर्ट फॉर्मूला आपने यूज़ करना था, मॉड ऑफ z प्लस a डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर प्लस आता है क्योंकि यहाँ पर अंदर प्लस है, तो इसी तरह से मॉड ऑफ z माइनस a डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, आई, तो ये आना था प्लस माइनस बाहर से आना था। मॉड ऑफ z दोस्तों कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 13 में से आप 5 को माइनस करो, यानी कि आ गया 8 मतलब 13 प्लस 5 करेंगे, 13 5 18 हो गया, 18/2 यानी कि 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3 प्लस आई, फिर ऐसे दोस्तों आप क्या करेंगे, 13 में से 5 गया 8 का आधा 4 और उसका 2, ये प्लस माइनस बाहर से, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपने ये क्या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से थे दोस्तों, यहाँ पर n बराबर 1 रख के ये सभी आपके दोस्तों क्या होते हैं, प्रूफ हो जाते, ए ऑप्शन इसका राइट होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, देखिए आपको बताना था कि इसमें कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो अब इसमें दे रखा है कि मॉड ऑफ z क्या है दोस्तों 1, वी नो दैट कि z बराबर होता है r e की पावर i थीटा, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते
और यहाँ पर जो आर है वो क्या होता है दोस्तों, मॉड ऑफ जेड होता है, तो दैट इज़ 1 यानी कि ई की पावर आई थीटा के बराबर है, ठीक है। सो अगर आप दोस्तों मान लेते हैं जेड की पावर एन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ई की पावर आई एन थीटा, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे, जेड की पावर माइनस एन करेंगे तो ई की पावर माइनस आई एन थीटा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो यही आ जाएगा, यानी कि ये करेक्ट है। और ऐसे ही दोस्तों अगर आप जेड की पावर 3 करेंगे प्लस, मतलब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो ये आता है 2i साइन एन थीटा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है तो 3 वाला भी करेक्ट है, तो सेकंड और थर्ड आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। सो सी ऑप्शन इज़ राइट। अब ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा आया था, इसको भी दोस्तों आप कर सकते थे, लॉगरिथमिक से भी कर सकते थे और नॉर्मल तरीके से भी आप इसको कर सकते थे। क्या था दोस्तों, रूट आई था, रूट आई की पावर में था रूट आई, ठीक है। तो यहाँ से आई की पावर हम पहले 1/2 देखते हैं, आई की पावर 1/2 का मतलब आई कितना होता है, ई की पावर आई पाई बाई 2 की पावर हो जाता है 1/2, यानी कि ई की पावर हो गया आई पाई बाई 4, ई की पावर पाई बाई 4 यानी कि 1/√2 प्लस आई 1/√2, इस तरह से होता ना, ठीक है। कॉस थीटा प्लस, मतलब कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ना, तो कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4, यानी कि ये होता 1/√2 बाहर से आ जाता और ये होता 1 प्लस आई। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करना था, ये आपका, ये यहाँ से आई की पावर जो 1/2 है इससे आप मल्टीप्लाई करके फिर आप इसको निकालते एंड देन उसके बाद इसको सॉल्व करते, तो फिर ये आपका निकल के आ जाता। तो थोड़ा सा ये यहाँ पर थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन वाला जो पार्ट था वो इसमें आपको करना था, और फिर ये आपका दोस्तों यहाँ पर से हो जाता है। इसमें भी अगर आप देखा जाए तो ई, इसको भी आप ई की पावर आई पाई बाई 4 ही लिखते, और वहाँ पर से आपका हो जाता 1 प्लस आई इंटू 1/√2। दैन इसके बाद दोस्तों इसमें आई से आप मल्टीप्लाई करते और देन उसके बाद आप उसका इमेजनरी पार्ट निकाल लेते, तो इसको इस तरह से आपने करना था, ठीक है। इसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1 बटे z+1। ये बेसिकली आपका थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल से भी कर सकते थे, थोड़ा सा इससे भी कर सकते थे। बेसिकली इसका अर्थ क्या है, z-1, ये z है, मूविंग पॉइंट है, इस तरह से मूव कर रहा है कि ये दोस्तों ये जो एंगल है वो हमेशा कितना है, π/4 है। तो बेसिकली आपका एक सर्किल में मूव कर रहा है, सेगमेंट ऑफ द सर्किल भी होता है, अगर हम नीचे को भी देखें तो ये कॉर्ड एक तरह की, ठीक है। कॉर्ड है तो अगर ये सेंटर है तो सेंटर पे अगर ये यहाँ पर एंगल करा तो यहाँ पर कितना कर रहा होगा, π/4, तो यहाँ π/2 कर रहा होगा। तो इस देखा जाए तो इस सर्किल का जो, क्योंकि -1 और 1 है तो y एक्सिस पर क्या लाई कर रहा होगा, इसका सेंटर दोस्तों इसका लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो y एक्सिस पर इसका सेंटर लाई कर रहा है जो कि 0, k की फॉर्म में होगा, मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों अगर आप देखें तो आप क्या कर सकते थे, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते थे, क्योंकि ये π/2 है तो ये पाई मतलब ये 90 डिग्री हो गया, π/4 आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। यहाँ पर कहीं पर आप इसको इस तरह से निकाल सकते थे, और ये जो मिडिल वाला पॉइंट है यहाँ पर तो जो भी एलिमेंट होता है वो इसकी फॉर्म में होता है। यहाँ पर ये आपकी लेंथ 1 हो गई, ये वाली लेंथ 1 हो गई, तो यहाँ से आपकी इसकी रेडियस आप निकाल लेते हैं, ठीक है। ये आपकी 1 होती तो रेडियस इसकी √2 करके आ जाती, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसका जो सेंटर आता है 0,1 पे आता और जो इसकी रेडियस है वो √2 आ जाती। तो ऐसा जो सर्किल होता है z-i बराबर होता है √2, इस तरह से आप इसको निकाल लेते। अगर आप इसको ऐसे लॉजिक से नहीं करना चाहते तो सिंपली आप इसको ऐसे कर सकते थे, भाई z को लिखते भाई x + iy - 1, इसको लिखते x + iy + 1। उसके बाद क्या करते, इसको इसका जो आर्ग्यूमेंट है इसको पहले रेशनलाइज करते एंड देन उसके बाद हमारे पास सर्किल की क्वेश्चन आ जाती है x² + y² करके, एंड देन उसके बाद उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा लेंदी होता बट हो जाता दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन बनाएंगे। देखिए क्या हो जाता है, x - 1 है तो x + 1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है माइनस में √3i, ठीक है। इसके बाद इसको खोलते x² + 1 + 2x बराबर हो जाता 2, ठीक है, माइनस में 2, तो x² प्लस फिर यहाँ पर लिखते 2x + 3 बराबर से। नाउ इसके बाद हमें क्या करना था, इस इक्वेशन का फ़ायदा उठा के इसकी वैल्यू को निकालना था। क्या करते, x की पावर 4 में x² कॉमन लेते, इतना लिख देते, जो एक्स्ट्रा टर्म उसको माइनस कर देते, ऐसे करते करते जाओगे तो 9 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बहुत ये NCERT में आने वाले क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ NPR बराबर इतना है, वी नो दैट कि भाई NCR बराबर इतना है, तो n बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 2r - 1 फ्रॉम दिस साइड। अगर आप इधर से निकालेंगे तो ये हुआ भैया आपका r फैक्टोरियल बराबर बेसिकली ये हुआ n - r फैक्टोरियल बराबर हो गया n - r - 1 फैक्टोरियल हो गया है, ठीक है, क्योंकि n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तो कट जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए तो ये हो गया भैया आपका n - r - 1, क्योंकि आपका ये हो जाता, ठीक है, मतलब यहाँ से इस तरह से हो जाता भाई n - r इंटू n - r, तो n - r बराबर 1।
इन दोनों को दोस्तों आप यहाँ से सॉल्व करते तो आपकी वैल्यू आ जाती है 3 और 2, तो आप इसको सॉल्व करना था, 2 इक्वेशन बनती, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों एक क्वेश्चन है ये इस तरह से हो जाता है, इसका 7 आ रहा होगा, ठीक है आंसर। अब देखिए, नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग द 2 फ्लैग वंस, ठीक है। मतलब कहना क्या था कि आपके पास दोस्तों, आपके पास 5 फ्लैग हैं, तो उसमें से या तो आप 2 फ्लैग लो, या तो 3 फ्लैग लो, या तो 4 लोगे, या तो 5 के 5 ले लोगे, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट। तो आपको पता है भाई 5 में से पहले 2 लेने हैं, तो उसका वे कितना हो जाएगा, 5 मतलब कि 5 गुणा 4 यानी कि 20 हो गया, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, 5 4 3, क्योंकि परमुटेशन है ना, ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, तो 5 को 20, 20 या 60 ही। फिर अगला हो गया 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, तो 5 को 20, 20 या 60, 60 दूनी 120, अगले वाले में भी 120 हो जाता, ठीक है। तो 240 प्लस 80, 240 प्लस 80 यानी कि 320, ठीक है। तो इस तरह से आपका 320 ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पर आपका दिख रहा है भाई PM है, तो PM इस तरह से आपका बन के आ रहा है। तो इसमें भी क्या था, यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस दिस इज़ 1P1। 1P1 का मतलब हो गया समेशन, हम इसको लिखते हैं R बराबर 1 से लेके N, ये हो जाता है R और PR। इस तरह से दोस्तों हो जाता है। PR का मतलब हो गया, जैसे हम बात करते हैं NPN की, तो वो एक्चुअली क्या हुआ, वो n फैक्टोरियल हुआ। तो ये हो जाता है 1 प्लस समेशन R बराबर 1 से लेकर N, दिस इज़ R फैक्टोरियल, ओके। तो 1 प्लस R इंटू आर फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया, आप इसको लिख सकते हैं R प्लस 1 माइनस 1 इंटू R फैक्टोरियल समेशन में, यानी कि 1 प्लस दिस विल बी समेशन में R प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस R फैक्टोरियल। सो दिस इज़ 1 प्लस, इसका आप जब सम करते तो ये हो जाता है n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 आ जाता है, कट जाता तो डायरेक्टली आपका n प्लस 1 फैक्टोरियल राइट आंसर आ जाता। सो B ऑप्शन इसका राइट हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से इसको करना था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक पॉलीगन है जिसमें 44 डायगोनल है, देन द नंबर ऑफ इट्स साइड्स। सो इट सिंपली मीन्स दैट NC2 माइनस n बराबर आपका 44 था, ठीक है। इस तरह से हम इसको निकालते हैं। तो या फिर आप इसको सिंपली फॉर्मूला लगाइए, n इंटू n माइनस 3/2 बराबर 44, तो आपका 11 आ जाता, ठीक है। ऐसे फिर यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन निकालना था, मॉड ऑफ z बराबर है z प्लस 1 प्लस 3i। तो इसमें आपको सिंपली क्या करना था, मॉड ऑफ z यानी कि हो गया अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस विल बी x प्लस i y यानी कि x प्लस 1 प्लस द i इंटू वाई यानी कि 3 प्लस वाई। तो यहाँ से आपने सिंपली क्या करना था, इसको कंपेयर करना था रियल और इमेजनरी पार्ट को। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाती है, -3 आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो कि y की वैल्यू -3 कहाँ पर है, ये है, तो सीधे सीधे ऑप्शन आपका C वाला करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपका बन जाता है, ठीक है। बाकी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना आसानी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो भैया माइनस माइनस है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया -5 प्लस दिस विल बी π/4 यानी कि माइनस में 3π/4, इस तरह से निकल जाता भैया। इसके बाद इसमें इसको दोनों को इक्वल रख के, सो नो वैल्यू के लिए, किसी भी वैल्यू के लिए दोनों के दोनों इक्वल नहीं होते। इसके बाद ये देख सकते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसमें सिंपली आपने को बनना क्या था कि भाई NC0 NC1 NC2 से लेकर NCN है, तो इसकी जो वैल्यू होती है 2 की पावर n के बराबर होती है, ठीक है। इसके बाद ये भी आपको बताया था कि ये आपके जितने भी आपके ऑड वाले टर्म है, इसकी वैल्यू 2 की पावर n-1, ये 2 बनाते तो उतने में ही काम हो जाता, 4 और 3 आपका राइट आंसर हो जाता। बाकी भी करवा रखे हैं, बाकी को करने की आवश्यकता इसमें नहीं होती, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही है, हाउ मेनी वे 5 थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 पर्सन। अब ये 5 आपकी डिफरेंट थिंग्स है। इसमें ये क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि भैया 5 आपकी सेम थिंग है या डिफरेंट थिंग्स है, लेकिन आपको 5 थिंग्स को अगर डिवाइड करना है बिटवीन द 2 पर्सन, तो सिंपली हो जाएगा कि भैया जैसे 1 2 3 4 5 है, तो हर किसी के वे कितने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 5 हो गया, तो बेसिकली 32 हो गया। लेकिन इसमें ऐसा है कि एक पर्सन को एटलीस्ट कम से कम एक बार मिले, तो यानी कि इसमें एक ऐसा होगा कि एक के पास 0 रहेगा और दूसरे के पास पूरा रहेगा, और एक के पास 0 रहेगा, यानी कि 2 केसेस ऐसे रहेंगे जिसमें कि 5 थिंग एक बंदे के पास होगी, एक के पास 0 थिंग होगी, ए वाले के पास, बी वाले के पास, और बी वाले के पास 5 थिंग होगी, ए वाले के पास 0 होंगे, यानी कि 2 इसमें हम के होंगे, तो 30 इसके वे हो जाते हैं। तो इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से फिर एक कोफिशिएंट वाले थे, फॉर द एक्सपेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इसका सी आपका करेक्ट आ रहा था, ठीक है। ऐसे देखिए ग्रुप ऑफ, ये बड़े आसान से दोस्तों आपके क्वेश्चन से इसको आप कर लेंगे। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये कुछ आपके जो क्वेश्चन थे अच्छे लेवल के थे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छे लेवल का था।
फिर ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये वाला दोस्तों गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, सभी इसमें आपके करेक्ट नहीं है, कोई भी करेक्ट नहीं है, तो दीज ऑल आर नॉट करेक्ट। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपको क्या करना था कि इसमें मैचअप करना था लिस्ट को। देखिए वी नो दैट इन फैक्टोरियल क्या होता है, MPN के बराबर होता है, ठीक है। बाकी अब आपको पता है NPR की वैल्यू इतनी होती है, तो एक ऑप्शन से ही दोस्तों आपका ये बन जाता है यहाँ पर अब, ठीक है। बाकी आपको बताने की आवश्यकता नहीं थी। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, सभी को पता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे NCR, तो आपका फॉर्मूला सही है, करेक्ट है, ये वाला गलत है। इसका जो जनरल टर्म है वो आपका थर्ड हो जाता है, यानी कि पहला और थर्ड इसमें आपका बिल्कुल राइट। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में आपका ये है कि एंगल निकालना है बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। तो वी नो दैट जो प्लेन और लाइन के बीच का जो एंगल होता है वो आपका क्या होता है, इस फॉर्मूला से दोस्तों निकलता है, और ये बराबर होता है साइन थीटा। इसमें रखते सीधे सीधे आपका ये आंसर आ जाता है। इसके बाद देखिए एंगल बिटवीन द लाइन एंड दिस लाइन, इसमें करना कुछ नहीं था, इसको पहले प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते। पहले आप इसको 6 से डिवाइड कर देते, 2 3 6, ये हो जाता है 3 दूनी 6, और ये होता है z/-6। ओके, यहाँ पर भी आप इसको क्या करें, इसको भी 12 से 200 डिवाइड कर दीजिए, तो 6 दूनी 12 हो जाता है माइनस में y/12 और 4 दिया 12, ठीक है। आप इन दोनों को ऐड करते 3 दूनी 6 और ऐसे ही 12 दूनी 24, और इसको आप ऐड करते तो यानी कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 आता है, ठीक है। तो प्रॉपर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके कर लेना, ठीक। इसके बाद इसमें देखेंगे ये क्या 1 + a का होल स्क्वायर है, यानी कि 1 + a का स्क्वायर की पावर हो गया 10, यानी कि 20। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 21, दैट इज़ राइट। एंड द 4th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ये आपका गलत आ रहा था, तो ये ऑप्शन इसका राइट होता है, ठीक है। इसी तरह के आपको इसमें क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिलेंगे। बाकी ये देखिए प्लेन्स के क्वेश्चन हैं, ये हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल प्रॉपर में नहीं करवा रहे हैं। इस देखिए एंगल बिटवीन द लाइन, इसको कैसे निकालते हैं, हम सिंपली क्या करते हैं, इसको लिखते हैं x-1/0, दूसरे को लिखते हैं y-2/0। z वाला टर्म है नहीं, तो z वाले टर्म को लिख देते हैं z-0/1, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी लिखते हैं x-0/1, क्योंकि वो है नहीं, यहाँ पर हो जाता है y+1/0 बराबर होता है z-0/0। अब देखिए 0 × 1 0 × 1 1 × 0 कितना आ गया, 0 आ गया, तो एंगल हो गया π/2। इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन इक्वली इंक्लाइंड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ये 1/√3 होता है, 1/√3, तो 1/√3 नहीं, ये तो गलत हो गया, ठीक है। इक्वेशन z एक्सिस ये होती है, बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है। 40 वाला जो क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व करते हो तो ये आता है, ठीक है। इस तरह के दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए वाला क्वेश्चन देखिए, जो रिपीट वाला क्वेश्चन है, कितने बार आपको ये करवाया हमने, तो इस तरह से बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाता है, ठीक है। ये दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो कि थोड़ा सा हो सकते हैं टिपिकल, बट ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाते, बड़े आसानी से हो जाते। बट ये है कि क्वेश्चन पेपर को आप देख के कह सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट टू ईजी है, ऐसा नहीं कह सकते कि टफ है। डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेस बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से दोस्तों हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ ये पार्ट है, ये थोड़ा सा एक आउट ऑफ सिलेबस टाइप का क्वेश्चन आया है, बट इट वाज क्वाइट इजी। 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इमेज वाला जो क्वेश्चन है वो बार बार आता ही है, ये आपका बार बार हम निकालते हैं। ऐसे ही जो प्लेन का था, लाइन का था, ठीक है। लाइन इज़ पैरेलल टू प्लेन, लाइन इज़ पैरेलल टू प्लेन इसका राइट आंसर आता है, तो क्योंकि देखिए इसका डी आर देखिए वो है 1 - 2 1, और इसके जो डी आर है वो है 1 2 3। इसके जो डी आर से इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है दोस्तों, 1 - 4 + 3, जो कि 0 आ रहा है। इसका मतलब है प्लेन पे नॉर्मल के जो डी आर्स हैं वो लाइंस के जो डी आर्स हैं उस पर परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब है कि जो लाइन है वो आपकी प्लेन के क्या है, पैरेलल है। ये प्लेन है और ये लाइन है, तो लाइंस के जो डी आर्स हैं प्लेन पर नॉर्मल के परपेंडिकुलर, इसका मतलब लाइन और प्लेन पैरेलल है। ये कोप्लेनिटी की जो कंडीशन है बताया, ये शॉर्टर डिस्टेंस 0 हो जाती है तो आपका जो लाइन्स है वो कोप्लेनर होती है, यानी कि A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इसके बाद अगला है जो ये क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट पेयर्स ऑफ प्लेन दैन एंगल। ये बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है, देखिए ये हमने करवाया है काफ़ी क्लास में। इसको आप पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन से वो कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप निकालते हैं tan थीटा। tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है ट्वाइस में अंडर रूट में h² प्लस f² प्लस g² माइनस AB माइनस BC माइनस CA अनडिवाइड में a + b + c। तो पहले आप निकालते 10, उसके बाद फिर 10 निकल जाता तो फिर cos भी निकल जाता, तो इस तरह से निकालना था। जैसे हम पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं, ट्वाइस ऑफ h² माइनस AB बट्टे a + b, उसी के एनालॉगस है दोस्तों फॉर्मूला। तो इस तरह से आपने इसको निकालना था, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन बहुत बार पूछा जाता है, तो उसको आप निकाल लेंगे, ठीक है। रेशियो
ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स डिवाइड बाय इन द एक्स वाई प्लेन। बहुत आसान है दोस्तों कि आपका क्या था कि ये इन दोनों को जैसे मान लेते हैं पॉइंट है 2 4 5, ठीक है, और ये पॉइंट है 3 5 -4, इसको आपका क्या है कि जो एक्स वाई प्लेन है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। वी नो दैट एक्स वाई प्लेन में जेड क्या होता है, 0 होता है। मान लेते हैं ये इसको क्या कर रहा है, एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सो बाय द सेक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 5 इंटू एन माइनस 4 इंटू एम, ठीक है, मतलब कि m को इससे मल्टीप्लाई किया, n को इससे मल्टीप्लाई किया, तो 5 इंटू एन अपॉन एम प्लस एन मस्ट भी क्या होगा दोस्तों, 0 होगा, क्योंकि z वाला पार्ट 0 है। यानी इसका मतलब है कि m बट्टे जो n है वो बराबर कितना हो जाएगा, 5/4 आ जाएगा डायरेक्टली। तो इस तरह से दोस्तों आपने इसको निकालना था, जाओ सी वाला ऑप्शन दोस्तों क्या था, बिल्कुल करेक्ट था। इस तरह से प्रोजेक्शन, तो देखिए प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन, देखिए क्या होता है, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन होता है, ठीक है, या बेसिकली होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी, यानी कि एक के डी आर्स निकाल लो, दूसरे के डी सी निकालो, दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो, ठीक है। जैसे अगर आप मान लेते हैं इसके डी आर्स निकालते तो 4 में से 3 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 5 गया -2, ये क्या हो गया, इसके डी आर्स हो गया, यानी कि ए बी सी। अब इसके क्या निकालो, डी सी निकालो, डी सी कितना हो जाएगा, पहले तो डी आर्स निकालो, 2 -2 और 1, इसके बाद इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या 1 इंटू 2/3 -4/3 माइनस में 2/3 कट गया, मॉड में ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/3, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको करना था। इसके बाद देखिए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी के बड़े आसान से, इंडिपेंडेंट इवेंट है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट में आपने देखना था, तो भैया ये इंडिपेंडेंसी में नहीं होता, ये इंडिपेंडेंसी का केस है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज नॉट राइट। तो इसका मतलब है कि 1 और 4 आपके इनकरेक्ट हैं, वो आपको बताना था। इस तरह से दोस्तों ये फॉर्मूला था, ये बहुत अच्छा दोस्तों फॉर्मूला है। अगर मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, ये आपकी क्यूब के 4 डायगोनल्स हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना है फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा होता है, उसकी वैल्यू होती है 4/3। आपको निकालनी थी 2 अल्फ़ा की, तो कुछ नहीं करना था, कॉस 2 अल्फ़ा यानी कि 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर बीटा -1, ठीक है। तो ये आ जाता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, और -1 यानी कि ये हो जाता है -3, ठीक है। तो ये हो जाता है 2 इंटू 4/3 -3, इस तरह से आता है, तो ठीक है। तो 4 दूनी 8/3, तो 3 तिया 9, मतलब इस तरह से दोस्तों आपका आता है 2 इंटू, इसकी जो वैल्यू हो गई 4 -1 मतलब ये हो गया -4 हो गया, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाता है, 4 तिया 12, 12 में से 8 गया, यानी कि -4/3 दोस्तों आ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि -1 2 कॉस स्क्वायर अल्फा -1 2 कॉस स्क्वायर बीटा -1 2 कॉस स्क्वायर गामा -1 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा -1, यानी कि ये होता है 2 इंटू ये वाला पार्ट, यानी कि 4/3 -4 होता है ना, तो 8/3 -4, यानी कि 4 तिया 12, 12 में से 8 गया, तो इस तरह से बनना था, तो सी ऑप्शन राइट होता है। अब ऐसे ही दोस्तों प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन बहुत आसान से दोस्तों क्वेश्चन थे। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन वाला जो क्वेश्चन था, इस तरह से अब निकाल लेंगे। एंड ये वाला भी दोस्तों ए एंड बी वाला क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी वाला। ऐसे इवेंट वाले थे, आपको जॉइंट मिलाने वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। पर्सन है दोस्तों आपके एन चेयर में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उसके जो वे हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, n-1 फैक्टोरियल। अब 2 पर्सन हमेशा साथ रहे तो n-2 फैक्टोरियल इंटू आपका 2 फैक्टोरियल हो गया, तो ये और ये कट गया, तो 2/n-1 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बनाना था इसको। इसी देखिए जैसे कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 50 and 4 रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी। देखिए हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है, ये बेसिकली सिग्मा स्क्वायर होता है, ये होता है इसका जो शॉर्ट फॉर्मूला होता है, वो होता है 1/n समीशन FI XI का स्क्वायर माइनस में x बार का स्क्वायर। तो सिग्मा का स्क्वायर प्लस x बार का स्क्वायर इंटू n बराबर आ जाता है समीशन ऑफ FI XI का स्क्वायर। हमें ये कैलकुलेट करना था, तो सिंपली क्या हो जाता है भैया, 100 इंटू आपको क्या क्या दिया हुआ है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, मीन का स्क्वायर यानी कि 2500, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि 16, तो यानी कि 25 16 गुणा 100, तो इस तरह से निकल के आ जाता है, बी ऑप्शन राइट हो जाता है, ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ पर भी देखिए ये रैंडम, ये आपका दोस्तों क्या था, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड था, ठीक है। तो आपको देखा कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि n की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 दे रखी है। वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 का मतलब क्या हो गया, जैसे कि वहाँ पर जो फंक्शन होता है NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r होता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, n तो 1 होता है, तो यहाँ पर होता है p की पावर r q की पावर 1 माइनस r, ये इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है, ठीक है। तो जब x बराबर 0 है यानी कि 8 0 है, तो यानी कि p की पावर 0 बराबर हो गया q की पावर 1 माइनस 0 बराबर हो गया 3 इंटू p की पावर 1 और q की पावर 1 माइनस 1 दैट इज़ 0।
यानी कि इसका मतलब है कि Q बराबर है थ्राइस ऑफ P, ठीक है। सो इसका मतलब है कि P प्लस Q बराबर तो होता है 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर इज़ ऑलवेज 1। सो Q बराबर हो गया आपका 3P, यानी कि 4P बराबर हो गया 1। तो P बराबर हो गया 1/4 और Q बराबर हो जाता है 3/4। आपको क्या निकालना है दोस्तों? आपको निकालनी है वेरिएंस। देखिए वेरिएंस क्या होता है इसका, हमें पता है वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, NP-Q होता है। यहाँ पर n बराबर 1 रख देंगे तो वेरिएंस हो जाएगा P इंटू Q, यानी कि 3/4 इंटू 1/4, यानी कि 3/16। सो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये मीन मीडियन मोड वाले आपके आसानी है। ये देखिए दोस्तों आपका क्या था, ये फॉर्मूला था दोस्तों, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है फॉर स्लाइटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का। तो थ्राइस मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मोड का जो फॉर्मूला होता है, इस तरह से हम निकालते हैं। तो मीन मोड बराबर होता है थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन करके वहाँ से आप निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना था, इसको निकालना था। ये दोस्तों आपके पास क्या थी, एक GP थी, एक GP जिसमें आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म है आपके n+2, ठीक है। इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 2, तो 2 हो गया 1 माइनस r की पावर n, यानी कि 1/2 की पावर n+2 डिवाइड में ये हो जाता वही 1 माइनस 1/2, ठीक है। और इसका आपने क्या निकालना था, मीन निकालना था। सो टोटल जो टर्म्स हैं आपके कितने n+2 है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों इसको आप सॉल्व करते तो आपका जो आंसर है वो आ जाता, ये आपका बी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाता, बिल्कुल करेक्ट हो जाता। वही फॉर्मूला ना, a इंटू 1 माइनस r की पावर n, ओके। मतलब टोटल टर्म है आपके n+2 अपॉन 1 माइनस r, और यहाँ पर से n+2 से इसको डिवाइड कर दे तो ये आपका आंसर आपका निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन कितने बार दोस्तों पूछा जाता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व क्या होता है दोस्तों, 1 माइनस में 1 माइनस 2/3 इंटू 1 माइनस में 3/4, 1 माइनस में 1/4, ठीक है। तो 1 माइनस हो गया 1/3, 1/4 एंड 3/4, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाता है, ये होता है 15/16। सी ऑप्शन इज़ राइट। बहुत बार आता है क्वेश्चन में, ठीक है। ये भी दोस्तों आपके आसान से है। इसके बाद देखिए रूट मीन स्क्वायर ऑफ द डेविएशन लीस्ट कहाँ से होता है, व्हेन इट इज़ मेजर्ड फ्रॉम मीन, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, बाद में आगे जाके उसका अगर मैं एवरेज निकालूँ तो वो क्या बन जाता है दोस्तों, आपका वेरिएंस बन जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से भी दोस्तों आपको क्वेश्चन आया था। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से क्या आता है कि भैया ये आपको दे रखा है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 3, यानी कि करस्पॉन्डिंग टू 6 एक्सेस 2/3 टाइम्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 4, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर r क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर x बराबर r का जो फॉर्मूला होता है e की पावर लेमडा, लेमडा की पावर r बट्टे r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों इसका, ठीक है। तो 3 का क्या हो जाता है यहाँ पर से भैया e की पावर लेमडा, लेमडा की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ से हो जाता है भाई 2/3 वही e की पावर लेमडा, लेमडा की पावर 4/4 फैक्टोरियल, ठीक है। बस आपने क्या करना था, इसको सॉल्व करना था, आपका आंसर आ जाता। e की पावर लेमडा से लेमडा कट जाता, यहाँ से लेमडा की पावर 4 से लेमडा कट जाता, तो इसका आंसर दोस्तों आपका 6 आता है। इसको कर लेते कैलकुलेट, बहुत आसान सा था। ये दोस्तों आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था। आपने सिंपली क्या करना था, स्टैंडर्ड नॉर्मल करना निकालना था। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या था, आपको निकालना था, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100, ये आपने दोस्तों निकालना था। इसको आप निकालते x माइनस म्यू बट्टे सिग्मा ग्रेटर देन हो जाता 100 माइनस सिंपली क्या करना था 118 बट्टे स्टैंडर्ड डिवीजन कितना दोस्तों 12 है, ठीक है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन ये होगा 18/12, 18 बार 6 यानी कि 6 3 18 6 2 12, यानी कि 1.5 माइनस में निकालना था। तो इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मल कर्व में, नॉर्मल कर्व में यहाँ होता है 1.5, तो आपको -1.5 से ऊपर वाला एरिया यानी कि टोटल एरिया इतना लेना था, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो 0.5 हो गया एरिया टोटल, ठीक है। बाकी इतना एरिया आपको दिया हुआ कितना, ये, तो इसमें सिंपली 0.5 ऐड कर देना था। तो 0.5 इसमें ऐड कर दे तो ये आंसर आया था। तो इस तरह से निकालने थे इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये मीन एंड वेरिएंस वाले बहुत बार आपने देखे होंगे इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन था दोस्तों, ये इसमें भी वही है कि जब व्हेन n इज़ क्वाइट लार्ज और प्रोबेबिलिटी इज़ क्वाइट लो, तो ये किसका है, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको इस तरह से करना था। अगेन दोस्तों यहाँ पर भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन, ये तो एज इट इज़ वाले क्वेश्चन दोस्तों, बहुत आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद देखिए आप देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऑन मेकिंग द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शनल पावर द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑकरिंग टेल ऑर्डर, गलत। ये क्या बताता है, आपका डिग्री बताता है, ठीक है। तो ये वाला तो गलत है, ठीक है। इसके जनरल सॉल्यूशन में डिफरेंशियल इक्वेशन में उतने ही कांस्टेंट होते हैं जितने की डिग्री होती है, तो बिल्कुल ऑर्डर जितना होता है उतने ही आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, बिल्कुल सही है। फिर ये दोस्तों आपका एक अच्छा क्वेश्चन आया था, ये हमारा डिस्क्रीट और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और जो आपका कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसका क्वेश्चन था।
ये सिंपली दोस्तों क्या है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होता है, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, समीशन एक्स एफ एक्स बोलते हैं अगर आपका डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो ये मीन को दिखाता है। तो मीन बेसिकली क्या हो गया, मीन फॉर द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये हो गया, ये आपका कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। तो नॉर्मल के केस में होता है, दिस इज मीन फॉर द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ से आपका ये हो जाता है। ये आपका दोस्तों किसका फॉर्मूला है, ये आपका वेरिएंस का फॉर्मूला है फॉर द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका वेरिएंस फॉर द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। तो बहुत आसान सी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर पूछेंगे। इसके बाद दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। ये सेंट्रल मोमेंट वाला दोस्तों क्वेश्चन आ गया। ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जितने भी ऑड ऑर्डर मोमेंट्स होते हैं वो हमेशा जीरो होते हैं। तो अगर आप ये भी देख ले तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। देखिए म्यू 1 0 है, म्यू 3 0 नहीं है, गलत है। देखिए म्यू 1 0 है, म्यू 3 0 है। यहाँ पर देखो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो सीधा सीधा आंसर आ जाता है। ठीक है, बाकी अगर आप चाहो तो इसको भी निकाल सकते हो। जैसे म्यू 4 निकालना है तो सिंपली क्या करेंगे भैया, 1 5 इंटू सिग्मा का स्क्वायर ऐसे करके, इसके बाद म्यू 6 निकालना है 1 3 5 ऐसे करके सिग्मा का पावर 4 ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर सिग्मा दोस्तों क्या होता है, सिग्मा का स्क्वायर क्या होता है, इज नथिंग बट द म्यू 2, यानी कि जो सेकंड आपका होता है। ठीक है, तो वो भी आपको दे रखा है। देखो म्यू 2 बेसिकली 10 आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब आपको दिया हुआ था। बाकी ये देखिए एग्जैक्ट इक्वेशन है एम और एन, तो आपको पता है भाई डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर देखेंगे डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो ये बराबर करके रखते हैं तो आपका ये वाला ऑप्शन दोस्तों इसमें राइट आ जाता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, ये तो दोस्तों आपका क्या है, लैंग्वेज जो आपकी इक्वेशंस हैं उसका दोस्तों है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में पी पी प्लस यू पी बराबर, आज को सॉल्व करते तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये वाला क्वेश्चन है, सिंपली क्या करना था, इसको डिफरेंशिएट करते। देखिए पहले इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो या था वाई प्लस एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर इसको दोस्तों आप क्या करते हैं, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते, इसमें से इसको गायब करते तो बी ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आ जाता है। ये वाला दोस्तों ये बेसिकली क्या है कि जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन उसके क्लासिफिकेशन के उसमें काम आता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जब आपका लेस देन जीरो होता है तो बेसिकली इलिप्टिकल होता है, बराबर जीरो में पैराबोलिक होता है, ग्रेटर देन जीरो में हाइपरबोलिक होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसी ये है, इसमें वी मान लेते हैं, इसको आ जाता है आंसर, बी ऑप्शन इसका राइट आ जाता है। इस वाले में देखो जनरल सॉल्यूशन में इसमें आपने क्या करना था, इसको डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म में लिखना था। तो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री बनाती, फिर ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई निकालते तो आंसर आ जाता। ठीक है, ऐसी इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना था, इसमें कुछ नहीं करना था, डिवाइड में ले आते और वहाँ पर आप 5 रख देते। ठीक है, डी की जगह 5 रख देते, आंसर आ जाता है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में देखें तो इसमें सिंपली क्या करना था, इसमें दोस्तों आपका जो एक्स माइनस वाई है उसको वी मान लेते। ये वही वाला क्वेश्चन है जिसमें आपके क्या है, ये रेशियो में आपके सेम रहते हैं। देखिए 1/2 1/2, तो ऐसे केस में एक्स माइनस वाई को वी मान लेते, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, इस वाले केस में ये दोस्तों मैं मानता हूँ कि बड़े अच्छे लेवल का दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें भी वही करना था, बट ये बर्नौली वाला क्वेश्चन था। इसमें आप क्या करते हैं कि इसको आप पहले लिखते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई, यहाँ पे लिखते एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई को इधर ले आते, इसके बाद एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते एंड देन उसके बाद 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को आप टी मान के देन या वी मान के देन उसको सॉल्व करते। तो अच्छे लेवल का दोस्तों क्वेश्चन था। ये वही है कि जब हम रिड्यूस करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, बाकी ऑर्डर इन डिग्री निकालने वाले क्वेश्चन 1000 बार कर रखे, पहले इसकी पावर क्यूब करो देन इसके बाद निकालो, आसानी से निकल जाता। ये वाला क्वेश्चन तो क्या है कि भैया इसमें अलग अलग सेपरेट कर दो, आराम से हो जाता। ठीक है, इसके इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करके दोस्तों आपका क्या आता है, ओनली 4 दोस्तों आपका क्या आता है, इसमें से करेक्ट दोस्तों आपका निकल के आ रहा था। ठीक है, ये बात देख लेना इसको, विच ऑफ द सॉल्यूशंस आर नॉट करेक्ट है। हाँ, नॉट करेक्ट वाला जो था वो ये था, ओनली 4, मतलब बाकी के सारे आपके करेक्ट थे, नॉट करेक्ट बताना था इसमें। ऐसे देखिए जो कर्व है जो कि आपका क्या कहते हैं 1 से पास हो रहा है और एक्स वाई प्लेन, इन द एक्स वाई प्लेन स्लोप इसका ही है, यानी कि जो डी वाई बाई डी एक्स है वो है बराबर, मतलब ये था कि डी वाई बट्टे जो डी एक्स है वो है बराबर माइनस वाई अपॉन एक्स। इसके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते और उसको 1 से पास करते, कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती, एक्स वाई बराबर 1 हो गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना था। ये दोस्तों आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये आपका क्या है, सेक एक्स बट्टे डी स्क्वायर प्लस 1 वाला था। तो इसको सिंपली क्या लिखते भाई, डी प्लस आई डी माइनस आई की फॉर्म में लिखते, इसको सॉल्व करते तो अच्छा लेवल का दोस्तों क्वेश्चन था। इन क्वेश्चंस को छोड़ा भी दोस्तों जा सकता था। ठीक है, ये भी दोस्तों आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका 4 पिट मेथड से होने वाला क्वेश्चन है। ये इसके अलावा इसमें सब्स्टिट्यूशन से भी इसको कर सकते थे, बी ऑप्शन इज करेक्ट। कुछ क्वेश्चन दोस्तों वहाँ पे छोड़ने भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन किए जाए। अब अगेन दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा वाला करेक्ट आता है, इसमें जो आपका है आपका 2 और 3 करेक्ट आता है। 2 और 3 दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आता है। ठीक है, यानी कि इट इज़ पैराबोलिक एंड इट इज़ हाइपरबोलिक दोस्तों आता था।
ये एलिप्टिकल नहीं हो सकता था, क्योंकि वहाँ पर जो इक्वेशन आ रही थी वो इस तरह से आती है भाई, cos स्क्वायर x करके कुछ आ रही थी, लेस देन 1, लेस देन मतलब 0 करके आ रही थी, वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव से लेस नहीं हो सकता, तो उसमें कभी भी आपका एलिप्टिकल वाला केस नहीं बन सकता था, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन था दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें सिंपली क्या करना था कि भाई जो 1+x है वो बराबर हम रखते e⁻z, एंड देन उसके बाद उसको सॉल्व करते। ये आपकी स्पेशल कॉची की जो फॉर्म होती है, कॉची लैंग्वेज की जो फॉर्म होती है, वो वाला दोस्तों क्वेश्चन था। जैसे कि 1+x, जैसे 1+x मतलब जैसे 1+x d/dx है, तो उसकी जगह पे आता है आपका कैपिटल D। इस तरह से 1+x² इसकी जगह पे आता है d×d-1, इस तरह से करके हो जाता है, तो सी ऑप्शन इसका राइट था। ये देखिए फिर से दोस्तों 4 पीट इक्वेशन बनाने वाले एक क्वेश्चन, जिसमें आप ऑक्सिलरी फॉर्म बनाते हैं, तो ये भी दोस्तों आपके इस तरह से हो जाते हैं। तो 1 2 3 इसका राइट आंसर आएगा। कुछ क्वेश्चन तो दोस्तों अच्छे लेवल के देखिए, जैसे ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया, जैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की, उसको सॉल्व करने वाला, तो ये आपका सिलेबस में नहीं दिया हुआ था लेकिन आ रखा था। इसके बाद देखिए कंप्लीट इंटीग्रल, देखिए जब आपका, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों, जिसमें आपका फंक्शन होता है पी एन क्यू का, तो इसका जो आंसर होता है z बराबर ax प्लस बी वाई प्लस सी होता है, ठीक है। उसका सिंपली क्या करना था, एफ पी क्यू उसकी जगह पे a और b रख देते, तो √a प्लस √b बराबर 1, तो यहाँ से जो √b है वो हो जाता है 1 - √a, यानी कि b बराबर 1 - √a का स्क्वायर, उसको यहाँ पर रख देते, तो ये आंसर आपका आ जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, ये आपको कुछ नहीं करना था, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालना था, उनका सम निकाल लेते। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं मान सकता हूँ थोड़ा अच्छे लेवल का था, लेकिन इसको भी आप बहुत आसानी से कर सकते थे। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, ट्रिक ये अपना सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करिए, अदरवाइज इसको न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला की मदद से दोस्तों हम कर सकते हैं। अगेन दोस्तों ये आपके वही वाले क्वेश्चन है, देखिए जैसे कि इसमें आप हाइपरबोला, पैराबोलिक इलिप्स, तो ये वाला आप जानते हैं दोस्तों कि कब होता है, तो आप इसको आसानी से दोस्तों आप इसको कर लेते, ये ऑप्शन राइट था। अभी न्यूटन रैप्सन के रूट्स वाले दोस्तों जो क्वेश्चन हमने कई बार कर रखे हैं, इस वाले क्वेश्चन में को भी आपने ऐसे ही करना था। देखिए जो डिफरेंस है वो सेम है, डिफरेंस क्या है, सेम है, तो इसका मतलब है कि आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसकी इक्वेशन निकाल लीजिए। इसमें आप देखेंगे कि जो 6 और 3 का, ठीक है, 6 में से 3 गया 3, 11 में से 6 गया 5, 18 में से 11 गया आपका कितना बच रहा 7, 27 में से 18 गया 9, फिर इसके बाद इनका डिफरेंस देखिए 2 2 2, यानी कि ये आपका सेकंड डिफरेंस में ये कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब जो इसकी इक्वेशन होगी वो x² प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म होगी। उसको बनाते पहले ऐसा रख लेते, x² प्लस बी एक्स प्लस सी इसकी इक्वेशन होगी। उसके बाद x बराबर 0 करके इसमें वैल्यू रखते, x बराबर 1 करके वैल्यू रखते, ए बी सी की वैल्यू निकालते, और सीधे सीधे आप क्या कर सकते हो, F5 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते। तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे देखिए ये वाले क्वेश्चन है डिवाइडेड डिफरेंस निकालना, ठीक है, ये तो आसान है। इसके बाद ये देखिए इसमें दोस्तों आपका ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है नहीं है। ऐसे देखिए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में पिकार्ड मेथड से दोस्तों को सॉल्व करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों आपका जो पेपर है वो एक अच्छे लेवल का है, इसको मैं मॉडरेट लेवल में मानूंगा, और बहुत ही बढ़िया लेवल का दोस्तों एक क्वेश्चन पेपर है। इसमें देख सकते हैं कि 10⁻⁻2 है, 10⁻⁴ है, तो स्क्वायर स्क्वायर होता चला जा रहा है, यानी कि बड़े लेवल का आपका वो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे, रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड इज़ लीनियर, वेरी गुड, एंड इट इज़ 2, तो ये दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। ये आपको जस्ट एक दिन पहले मैं बताया था, ठीक है। इसके बाद देखिए ये भी जस्ट आपको बताया था दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। आपको याद होगा कि गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम क्या बताते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद न्यूटन रैप्सन मेथड में आपने देखना था, इसको करने के लिए सिंपली आपने क्या करना था, इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते, ठीक है, जिसको डिफरेंशिएट करके उसमें 2 बराबर रख के 0 आ जाता है, यानी कि आपने सिंपली देखना था कि f'2 0 कहाँ पर आ रहा है, तो वहाँ पर न्यूटन रैप्सन मेथड फेल हो जाती है। इस पर अगर आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें 2 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर न्यूटन रैप्सन मेथड फेल हो जाती है, ठीक है। ऐसे ये वाला क्वेश्चन था, तो इसका ये वाला आ रहा था। इस वाले क्वेश्चन को भी इस तरह के बहुत आपने किए हुए क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के इसमें क्वेश्चन है। ये भी दोस्तों बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। इसमें सिंपली CZ बराबर आपका 3 है, Z की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर से C की वैल्यू 1 आ जाती है। फिर ऐसे यहाँ पर से यही X इसकी जगह पे चाहो तो 1 1 रख दो, तो B + 2 बराबर 2 है, तो B की वैल्यू आपकी 0 हो जाती है, ठीक है। ऐसे करके फिर यहाँ पर से इन तीनों का जो सम आता वो आता, ठीक है। ये वाला दोस्तों आपका क्वेश्चन है, सिंपली क्या कहते हैं, nth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इस कांस्टेंट। बिल्कुल अगर आप मान लेते हैं एफ डैश डेल्टा n fx करेंगे और इसकी डिग्री n है, तो ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो nth डिवाइडेड डिफरेंस होता है वो आपका क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, यानी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप x1 x2 x3 करें या x2 x3 x1 कर लो ना, तो ये आपका प्रॉपर्टी होती है, तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये पिकार्ड मेथड का सिंपली ये फॉर्मूला है जिसको याद करते, ये भी दोस्तों आपका बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। एक इसके बाद देखिए
इक्वली स्पेस न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला देखिए, सबसे न्यूटन जो फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है सबसे पहले कहाँ पर होता है, अगर आपको बिगिनिंग पे अगर आपको इंटरपोलेशन करना होता है तो वहाँ पर होता है। बैकवर्ड वाला जो होता है वो लास्ट में अगर आपको इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन करना होता है। यह वाले में आपको रेगुलर फॉल्सी मेथड में चेक करना था कि किस पॉइंट पे एफ इंटू एफ बी लेस देन जीरो आता है। ठीक है, कहने का मतलब है पहले आप इसको देखो, जीरो पे रख के नेगेटिव आ रहा, वन पे रख के नेगेटिव आ रहा, तो सिंपली बात है कि नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रूट तो हो ही नहीं सकता, यानी कि जीरो हो ही नहीं सकता। ऐसे ही यहाँ पर भी नेगेटिव नेगेटिव आ रहा था, इसमें एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव आ रहा है, एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव, वन पे नेगेटिव आ रहा है, इसमें पॉजिटिव। इसका मतलब जो थ्योरी है वो थ्योरी सिंपली कहेगी कि एक रूट पे पॉजिटिव है, एक रूट पे नेगेटिव है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं पर इसने क्या किया होगा, ग्राफ को मतलब कि एक्स एक्सिस को क्रॉस किया होगा, तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर जीरो होगा, यानी कि यहाँ पर रूट एग्जिस्ट करता होगा। तो रेगुलर फॉल्सी मेथड का वो बेसिक प्रिंसिपल है। तो एफ इंटू एफ भी बराबर लेस देन जीरो, ये आपने चेक करना था। बाकी दोस्तों एक्सट्रीमल निकालने वाले कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको करवाए हुए हैं। बाकी ये जो था दोस्तों, ये आपका यूलर मेथड का दोस्तों क्वेश्चन था, सॉल्यूशन ऑफ आईवीपी का दोस्तों क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए गॉस सीडल मेथड दोस्तों आपको याद होगा, जो गॉस सीडल इटरेशन मेथड है उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई कैसे कैसे आप वैल्यू को निकालते हो। सेकंड इटरेशन पे आपको वैल्यू को निकालना था, यानी कि आपको x2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, तो आसानी से कर सकते थे दोस्तों। ठीक है, फिर ये पिकार्ड मेथड का भी क्वेश्चन आया था। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के दोस्तों आपके काफ़ी क्वेश्चन आपके दोस्तों आए थे। ये तो दोस्तों आपका क्या गया, सीधे सीधे आपका येलर जो इक्वेशन है, येलर लैंग्वेज इक्वेशन है उसका दोस्तों एक क्वेश्चन है। और ऐसे दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक्सट्रीमम निकालने की क्या कंडीशन है दोस्तों, यहाँ पे येलर लैंग्वेज इक्वेशन, और इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। कुछ नहीं है इसमें, देखिए ये वाला तो क्या था, ये वाला था कि जब आपका इसमें एक्स पे डिपेंड नहीं करता, तो ये वाला है, और ये वाला क्या है, येलर इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर भी येलर इक्वेशन है, और यहाँ पर ये दोस्तों आपका जो क्वेश्चन था थोड़ा अच्छे लेवल का था, हालांकि ये भी आप कर सकते थे, कोई इसमें समस्या नहीं थी। एंड ये क्वेश्चन तो दोस्तों आपको एक दिन पहले बताए थे कि कैटेनरी होती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो क्वेश्चन था इसका आंसर आया था 1 2 3, एंड देखिए इसका भी ए ऑप्शन का राइट था। तो इस तरह के दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एंड इसके बाद देखिए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से दोस्तों क्वेश्चन आया था। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, जो कि बेसिक होता है तो वो कांस्टेंट को सेटिस्फाई करेगा और कॉर्नर पॉइंट पे दोस्तों एग्जिस्ट करेगा। इट मस्ट बी द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, बट वो ऑप्टिमाइज़ करे वो जरूरी नहीं है। अगर किसी फंक्शन का अगर कोई मतलब लेते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, अगर उसका कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो एटलीस्ट वन बेसिक जो सॉल्यूशन होगा वो ऑप्टिमल होता है। ये आपका थ्योरम है और ये नेक्स्ट टाइम पे आ रखा है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी लीनियर होता है, कांस्टेंट भी लीनियर होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है, दोनों का दोनों करेक्ट है। इसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पर कुछ आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था दोस्तों, जैसे अभी हमने ड्युअलिटी वाला पढ़ा था, तो हमें पता है कि जो आपके n कॉन्स्टेंट्स हैं और n ड्यूअल वेरिएबल हैं तो उन दोनों की वैल्यू क्या होगी, हमेशा बराबर होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला था कि जो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो आपका फिजिबल रीजन होता है हमेशा क्या होता है, वो कॉन्वेक्स होता है, सो इट इज़ करेक्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर से आपका ये डुअल प्रॉब्लम वाला, सबसे पहले तो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो क्या हो जाएगी मैक्सिमाइजेशन की। यहाँ पर सबका साइन ग्रेटर होना चाहिए, अगर इसका ग्रेटर नहीं है तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर से देखिए 15 25 17 इन लोगों को यहाँ आ जाना चाहिए था, तो 15 - 25 17 इस तरह से आ जाता। एंड देन उसके बाद ये जो यहाँ पर आपके x1 y1 है, तो इसका मतलब देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 आपके वेरिएबल आ जाते हैं। ठीक है, जो कि आपके डुअल वेरिएबल होते हैं, तो बहुत आसानी से इसको कर सकते थे। ठीक है, ये रीज़न बना के देख लो, बाउंडेड आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए अगला देखिए स्टेटमेंट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एंड इट्स डुअल। देखिए प्राइमल प्रॉब्लम ऑफ द मैक्सिमाइजेशन, डुअल प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन, करेक्ट है। डुअल ऑफ प्राइमल इज प्राइमल, देखिए जस्ट एक दिन पहले आपको ये करवाया था क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद अगला देखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको निकाल लेते हैं। ये भी दोस्तों आपके आसान है, देखिए क्या कह रहा है, इफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज़ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन देन एटलीस्ट वन बेसिक सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। ठीक है, ये भी दोस्तों आप बड़ी आसानी से कर लेते, तो टू सॉल्व दिस इसको कर लेते हैं। एंड देन इसके बाद दोस्तों हमने बताया था कि अगर मान लेते हैं कि देयर आर n वेरिएबल एंड m कांस्टेंट, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन या बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आपके कितने हो सकते हैं, NCM हो सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा था टोटल मिला के पेपर, इसका आप डिटेल सॉल्यूशन दोस्तों आपके पास लेके आएंगे। तो फिलहाल तो दोस्तों हमें लगता है कि जो पेपर है दोस्तों वो आपका मॉडरेट लेवल का और अच्छे लेवल का दोस्तों क्वेश्चन है। अगर आपने इस पेपर में 85 प्लस स्कोर किया है तो इसका मतलब आपने बहुत अच्छा दोस्तों यहाँ पर स्कोर किया है। इवन मैं कहूँगा कि 90 प्लस भी यहाँ पर स्कोर बहुत अच्छा कहलाएगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों ने अगर इस तरह से क्वेश्चंस किए होंगे
तो हो सकता है कि यहाँ पर आपके 90 प्लस भी लोगों के देखने को मिल सकते हैं, लेकिन पेपर का लेवल बहुत बढ़िया और अच्छे स्तर का यहाँ पर था। तो ये था आज का, मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।